सुहागरात को मेरी सास सफ़ेद चादर लेकर कमरे में आ गई। मैंने कहा, ये क्या है? तो कहने लगी, हमारे यहाँ ये रस्म है, दुल्हन की पाकीज़गी जानने के लिए सफ़ेद चादर बिछाते हैं। सुबह जब इस पर लाल निशान दिखेंगे तो हमारी तसल्ली हो जाएगी। मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं जानती थी कि चादर पर लाल निशान नहीं पड़ सकते, क्योंकि मैं तो अपनी वर्जिनिटी पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को। मैं दुल्हन बनकर बड़े चाव से अब्दुल वाहिद के घर आई थी तो मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठाया। मैं बहुत डरी हुई थी, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही थीं, मेरा वजूद कँपकँपा रहा था, मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मुझे मेरी ननद ने अब्दुल वाहिद के कमरे में बिठा दिया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मुझे डर लग रहा था, कुछ ही देर में अब्दुल वाहिद कमरे में आ जाएंगे, ये सोचकर मेरी जान निकल गई थी। अभी मैं अपनी इन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने अब्दुल वाहिद था। उसे देखकर तो जैसे मुझे ऐसा लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल को कुछ होने वाला था। उसका खौफ मुझे खा जाएगा। उसने एक नज़र मुझे देखा, उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो अभी कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से उसने बंद किया था। मेरे दिल को तो दरवाजे के बंद होने पर कुछ यूं लगा जैसे सीने में ही थम गया हो। कुछ देर के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। मेरी सास बड़ी बदहवासी से अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी कि एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल गई थी, अब्दुल वाहिद ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही जलील करके रख दिया। चलो बेटा ज़रा उठो, मुझे चादर बदलनी है। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी। बेड पर उन्होंने सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मुट्ठी में लेकर किसी ने दबोचा था। कहने लगी कि एक तो शादी के कामों में इंसान की मत मारी जाती है। 2 मिनट में उन्होंने बेड पर सफ़ेद चादर बिछा दी। वो कहने लगी, अब्दुल वाहिद इस मामले में बड़ा वहमी है। कमरे की चादर देखकर कहने लगा कि आपने सफ़ेद चादर क्यों नहीं दी? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की बाकिरदार है कि नहीं? ये सुनकर मेरे तो पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मेरी सास कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगी। बेतहाशा खौफ से मुब्तला हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करूं तो क्या करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अब्दुल वाहिद कमरे में दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं बुरी तरह से कँपकँपाने लगी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़ा और ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद उठ गईं। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना तसव्वुर मैंने तुम्हारी खूबसूरती का अपनी वालिदा की बातें सुनकर बनाया था, वो सभी तुम्हारे सामने कम हैं। मेरी वालिदा ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि कम की थी। तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिब्बी निकाली, जिसमें शायद मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने लॉकेट चैन निकालकर मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए जब अब्दुल वाहिद की उंगलियां मेरी गर्दन पर सफ़र करने लगीं तो मेरी जान पर बनी थी। उसकी आंखों की बर्फगी बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में चाहने वाला खुमार मेरी जान कतरा कतरा निकाल रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आने लगा, मैं फ़ौरन से पीछे हटी। इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, शौहर हूँ मैं तुम्हारा माया, निकाह हुआ है हम दोनों का। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। ये कहते हुए अब्दुल वाहिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो बर्फ़ की मानिंद सर्द था। शायद वो मुझे अपने एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी यूं जल रही थी जैसे मुझ पर जलजला जारी हो गया हो। वो कहने लगा, हमारे बीच जो भी होगा वो जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती हैं। शायद मेरे कँपकँपाने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर में रुखसत होने से पहले नींद की 5 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। मुझ पर नींद की खुमारी गाफिल होने लगी। देखते ही देखते मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। मैं बैठे बैठे धड़ से बेड पर गिरी। ये याद है कि अब्दुल वाहिद मुझे हिला हिलाकर कह रहा था कि माया तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सो चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी।
और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सास मेरे सरियाने बैठी और मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, मुझ पर फूंके मार रही थी और अब्दुल वाहिद कमरे में चहलकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सास कहने लगी, लेटी रहो लेडी। डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो कहने लगी कि जैसे ही ड्रिप खत्म हो तो अब्दुल वाहिद से कहिएगा उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख दी और कहने लगी, इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करवाना। जल्द ही डॉक्टर हिदायत देकर जा चुकी थी। मेरी सास कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से बाहर निकल गईं। अब्दुल वाहिद के माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। मैं अभी तक उरूसी लिबास में थी, लेकिन उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहन रखी थी। मेरे पास आया, मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा किया था तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थी? मैंने कोई जवाब न दिया। मैंने नज़रें चुरा ली। वो कहने लगा, आर यू स्टूपिड माया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं था? मैंने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दें। मुझे शादी से खौफ आ रहा था। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तो इसका हल ये था जो तुमने किया? पूरी रात तुमने हम सब घर वालों को परेशान किया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात को नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बनने जा रही होती है और शौहर से उसका ताल्लुक काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप खत्म हो चुकी थी। उसने मेरी ड्रिप उतार दी। मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे तुम्हें कुछ वक्त दे देना चाहिए ताकि तुम भी जहनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली बदमज़गी अब मैं दोबारा नहीं चाहता। ये सुनकर मैं भी जहनी तौर पर कुछ मुतमईन हो गई। मैं भी यही चाहती थी कि वो मेरे पास ना आए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वो मुझे 4 दिन दे देता, 1 हफ्ता दे देता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसकी आंखों में बर्फी देखकर मुझे समझ आ रहा था कि मैं अब्दुल वाहिद के जज्बातों को ज़्यादा वक्त तक नहीं रोक सकती। वो मेरे चेहरे की तरफ बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदहवास थी। न मेरे दिल में कोई उमंग थी, न मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक हुई थी। ये भी नहीं था कि ये कोई ज़बरदस्ती का बंधन था, लेकिन बहरहाल मेरा सारा खौफ इस बात से बैठ गया कि मेरे लिए मौत का पैगाम आ जाता अगर रात को मैंने मेडिसिन न खाई होती। वो कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो। तो मैं देखकर मेरा दिल मुझे बेईमानी पर उकसा रहा था, लेकिन बहरहाल तुम्हारा ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर कमरे से बाहर गया। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कहा। मैं दोबारा से बेड पर लेटकर सो चुकी थी। मेरी सास और शौहर दोनों बहुत अच्छे थे। नंद शादी का हंगामा खत्म होते ही अपने घर जा चुकी थी। अब्दुल वाहिद ने मुझे 2-3 दिन तक कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने रिश्ते की याद करवाता रहा। लेकिन इन 3 दिनों में मैं ये जान चुकी थी कि वो कभी भी इस्तेमाल की गई चीज़ अपने इस्तेमाल में नहीं लाता। कहता था, मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी और के इस्तेमाल शुदा हों। एक बार खाने के दौरान मेरे गले में मिर्ची लग गई। मैं बेइख्तियार अब्दुल वाहिद का गिलास लेकर पानी पीने लगी। जब मैंने पानी का गिलास वापस रखा तो उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने लिए दूसरे गिलास में पानी डालने लगा। मैंने कहा, आप इसी गिलास में पानी पी लें, ये आपका ही गिलास है। वो कहने लगा, नहीं, मैं किसी का झूठा पानी नहीं पीता। बाकी मामलात में भी वो कुछ ऐसा ही था। खाना भी वो अपनी अलग प्लेट में खाता था। एक बार मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया, उसने तो उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। गुस्से से मुझे कहने लगा कि प्लीज़ मेरी चीज़ों को इस्तेमाल मत किया करो माया, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल जैसे थम रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वो इतनी दर्दनाक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अब्दुल वाहिद की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उसी वक्त यही सोचकर कांपने लगता कि जब वो मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक का तकाजा करेगा तो मैं क्या करूंगी। उस वक्त ये सोचकर मेरा दिल दहलने लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुजर गए थे तो मैं घर का काम भी करना शुरू कर दिया था, खाना भी बनाने लगी। सास मुझसे बहुत खुश थी। शाम को जब अब्दुल वाहिद अपने ऑफिस से वापस आया
तो खाने के दौरान मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धो रही थी जब वो मेरे पीछे आ गया। कहने लगा, बहुत जालिम हो, 10 दिन गुजर गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुमने मेरे बारे में अभी तक नहीं सोचा। वो मेरे पास आ गया, मेरे हाथ से बर्तन पकड़े और सिंक में रख दिए। कहने लगा, छोड़ो ये सब, मेरे साथ कमरे में चलो। हाथ थाम कर वो मुझे कमरे में ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूं थी कि जैसे थर-थर कांपने लगी। मेरा पूरा वजूद लरज रहा था, मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थीं। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था, मेरी हालत खराब होने लगी, चेहरे की रंगत भी फीकी पड़ने लगी। मेरी बदहवासी को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया। मसला क्या है तुम्हारे साथ? ऐसा तो कोई लड़की नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, मेरी वालिदा के साथ भी बातें करती हो, घर के सभी काम कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम बुरी तरीके से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है माया? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगे, मैं किस लिए हूँ? ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर उड़ने वाली लट को अपनी शहादत की उंगली में लपेटना शुरू किया, फिर अपने हाथों से मेरा चेहरा छूने लगा। लेकिन मैंने फौरन उसका हाथ पीछा करना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज तुमसे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारे इस डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। ये कहकर उसने मेरा जूड़ा खोला था, मेरे बालों को आज़ाद किया था। इससे पहले कि वो मेरे करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका। मैंने कहा, अब्दुल वाहिद प्लीज़, मुझे कुछ दिन और वक्त दे दो। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा वजूद बर्फ की मानंद ठंडा होने लगा था, लेकिन उसकी जसारत बढ़ती जा रही थी। एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया। मैंने कहा, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हें? बेहोश हो जाओगी? ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा जिसका मैं हक रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वो शख्स मुझे छोड़ने पर तैयार न था। वो मेरे बेहद करीब आ चुका था। मैंने खुद को हालातों के हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वो फौरन से मुझसे पीछे हट गया। ओहो, सफ़ेद चादर तो बिछाना भूल ही गया। ये सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का पैगाम थी। इससे पहले कि वो मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वो हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम? मेरे पास आने से भी डर लगता है, मेरे दूर जाने से भी। अभी आ रहा हूँ, एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजुओं से जुदा किया और उठकर खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वो चादर तो मैं छुपा चुकी थी। काफ़ी देर वो उस चादर को ढूंढने लगा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आह भरी थी और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर बैठ गया। कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बख्शी करवा दी है। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगा, मेरे मिजाज को तुम अच्छी तरह से समझ चुकी होगी। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसे कि आजकल का माहौल है, एहतियात ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। ये कहकर उसने अपनी साइड लैंप ऑफ कर दी और सो गया, लेकिन मेरी तो जैसे आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। अगले रोज़ अब्दुल वाहिद मुझसे कहने लगा कि उसका दोस्त बैराने मुल्क गया था, अभी वापस आया है। अभी उसे पता चला है कि मेरी शादी हुई है, इसलिए कह रहा था कि मुझे अपनी शादी की ट्रीट दे। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, उसे चाय पर बुलाना है, तुम चाय का अच्छा सा इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने काफ़ी डिशेस बनाई। चाय अब्दुल वाहिद ने अपने दोस्त के सामने रखी, लेकिन मुझे भी अंदर बुलाने लगा। कहने लगा, वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं? वो आपका दोस्त है। वो कहने लगा, ये मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए तुम्हें उसे अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत ही शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले गया, लेकिन जैसे ही मैंने सामने उस नौजवान को देखा तो मेरे होश उड़ गए।
मुझे देखकर तो हवास वो भी खो बैठा था। फौरन से खड़ा हो गया। मेरा शौहर कहने लगा, इमरान ये मेरी बीवी है माया, और माया ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मेरे लिए इसकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। मैं उस कमरे से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन अब्दुल वाहिद के हाथ से मैं हाथ चाहकर भी नहीं छुड़ा पाई। सामने खड़ा शख्स मेरे लिए जानलेवा था, बल्कि मेरे खौफ की असल वजह वही शख्स था जो मुझे शिकवा भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने कहा, अब्दुल वाहिद, मुझे बाहर जाना है। मैंने बामुश्किल ही सही लेकिन अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर चली गई। मैं सीधा अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये कैसी तल्ख हकीकत थी। मैं भूल जाना चाहती थी सब कुछ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इमरान से मेरी मुलाकात एक फेस्टिवल में हुई थी। हम दोनों एक ही किताब लेना चाहते थे और इत्तेफाक ये था कि वो किताब बस एक ही थी जिस पर हमारी बहस हुई। लेकिन फिर इमरान ने मुझे वो किताब अपना फ़ोन नंबर और नाम लिख कर दे दी। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा था। काफ़ी खुश शक्ल नौजवान था और उन दिनों मैं भी दोस्तों से उनके बॉयफ्रेंड के किस्से सुन सुनकर बड़ी मुतासिर होती थी। मैंने सोचा कि लड़का नंबर दे रहा है तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। इमरान को मैंने कॉल किया। मैं उसे डांटने लगी कि उसने अपना नंबर मेरी बुक पर क्यों लिखा है। यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया। मुझे इमरान से मोहब्बत हो गई और वो भी करता था। पहले पहल तो हमारे दरमियान गुफ्तगू होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तारीफ करने लगा। कहने लगा कि मैं पहली ही नज़र में उसे अच्छी लगने लगी थी और जानबूझकर उसने मुझसे बहस शुरू की थी। इस किताब से ना तो उसे कोई दिलचस्पी थी, बस मुझसे थी, इसलिए उसने अपना नंबर लिख कर दिया था। मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करना था, जैसे कि मेरी दोस्तों ने कर रखी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और वो मुझे बेहद अजीज हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारा किसी बात पर कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर किस्म की बात शेयर करने लगे थे, वो भी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल मर जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक बार इमरान ने मुझे बाहर मिलने के लिए कहा कि मुझे मिले, बिना चैन नहीं आएगा। मेरा अपना भी यही हाल था। अब बातों से तसल्ली नहीं होती थी। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए। मैं उससे मिलने के लिए चली गई। एक दूसरे को देखकर हमारे दिल के जज्बात उभरने लगे, बेकाबू होने लगे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया और फिर एक बार वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं निकली तो कॉलेज के लिए थी, लेकिन असल मकसद इमरान से मुलाकात करना था। उसे ये कहना था कि वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। वो भी यही चाहता था, लेकिन कहने लगा कि वो अपने बड़े भाई के पास जा रहा है, 3 साल बाद वापस लौटेगा और तब ही हमारा रिश्ता मांग सकता है। 3 साल में वो ठीक ठाक सेटल हो जाएगा तो मेरे घर वालों को भी इस रिश्ते पर एतराज़ नहीं होगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने कहा, इमरान, मैं 3 साल तक कैसे गुजारूंगी तुम्हारे बगैर? मैं तो मर जाऊंगी। आंखें तो उसकी भी नम थीं। पता ही नहीं चला कि मैं उसके करीब हो गई। उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। हम लोग उस वक्त एक पार्क में मौजूद थे जहां रश न होने के बराबर था। सुबह सुबह का वक्त था। मैं और इमरान थे। मेरे यूं रोने पर वो बौखला गया। मेरा सर हिलाकर तसल्ली देने लगा। कहने लगा, तुम दिल बुरा मत करो, लेकिन ये तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारे वालिदैन कभी भी मेरी छोटी मोटी नौकरी पर तुम्हारा रिश्ता मुझसे तो नहीं करेंगे। मैं उसके साथ लगकर रोए जा रही थी। पता नहीं कब इमरान पर बेखुदी सी छाने लगी। वो मुझे अपने एक दोस्त के घर ले आया जो बिल्कुल खाली था। खाली घर देखकर पहले तो मैं घबरा रही थी, लेकिन मुझे इमरान पर भरोसा था। वो मुझे एक कमरे में ले गया। कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर वहाँ पर कैसे जाऊँगा? मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास हो जाऊँ तो मैं तुम्हें याद करूँ। ये सुनकर पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं बेबस थी, इसलिए ज़्यादा एतराज़ नहीं कर पाई। उस दिन हम दोनों ने सारी हदें पार की। हमें खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ वो एक मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन गई। जब होश आया तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी, इसलिए रोए जा रही थी। वो कहने लगा, मैं तुमसे कभी भी बेवफाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है।
دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا نہیں ہوگی دیر، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا۔ میں نے پہلے 3 سال تک اس کا انتظار کیا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ پہل تو وہ مجھے دبئی سے کال پر بات کیا کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال آنی بند ہو گئی، اس کا فون بند جانے لگا۔ میں نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ 4 سال میں نے اس کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے رشتے آنے لگے تھے، میں کبھی کوئی بہانہ کرتی کبھی کوئی، لیکن عبدالواحد کے رشتے میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، ہر لحاظ سے اچھا تھا، میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والدین میری اس سے شادی کروانا چاہتے تھے، اس لیے میری شادی عبدالواحد سے ہو گئی، لیکن جیسے ہی سفید چادر بچھائی گئی میں عجیب کشمکش میں گھر گئی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں با کردار نہیں ہوں۔ اب تو عمران میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا جب 3 سال تک کہہ کر 4 سال میں بھی نہیں آیا تھا؟ تو کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر بغیر سفید چادر کے مجھے اپنانے کے لیے تیار نہ تھا، اسے میری پاکیزگی کا ثبوت چاہیے تھا جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، عبدالواحد کمرے میں آیا، مجھے روتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگا چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں میڈیسن کھا چکی ہوں، کچھ دیر میں آرام ہو جائے گا۔ کہنے لگا عمران میرا بہت ہی گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، لیکن تم تو وہاں رکی ہی نہیں۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا، اس لیے میں واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا برا ہوا ہے؟ عبدالواحد کہنے لگا کہ عمران ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا اسے چاہتا تھا، اس کی خاطر بیرون ملک بھی چلا گیا تھا، لیکن وہاں 1 سال کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ ابھی بھی وہ اسٹک سے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل تک ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس لڑکی سے اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج بھی کروایا، لیکن اسے 4 سال کا پابند کر لیا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک واپس انڈیا نہیں جائے گا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی رابطہ نہیں کر پایا کیونکہ اس کا نمبر اسی فون میں سیو تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو اسے پتا چلا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے، اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں میرے دوست کو اپنی عزت دینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا، اور اب کسی اور کے ساتھ شادی کر کے مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور شوہر کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی باکردار ہے بھی یا نہیں۔ میں عبدالواحد کی بات سن کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے سب کچھ عبدالواحد کو سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں نے عمران سے محبت کی تھی لیکن پتا نہیں تھا کہ یوں گناہ کر بیٹھوں گی۔ میں نے 3 سال اس کا انتظار کیا تھا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی خوف تھا کہ تم جان جاؤ گے، تم مجھے رکھو گے نہیں، مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں تمہیں سچ بتا دوں، لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم استعمال شدہ چیز استعمال ہی نہیں کرتے تھے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اپنی ہر بات کہہ دی ہے، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو سزا دے دو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گنوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ صرف عورت کو اس کا محرم ہی اسے دے سکتا ہے، غیر محرم نہیں۔ مجھے عمران کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔
کہ उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज्जत मांग ली और मैं हमेशा उसको इस बात पर बहुत बुरा भला कहता था क्योंकि ये बात बहुत ही गैर मुनासिब है। फिर कहने लगा, मैंने अपना हर जज्बा संभाल कर रखा था कि मेरी हर चीज़ पर मेरी बीवी का हक होगा, मेरी मोहब्बत पर, मेरे दिल पर। तुमसे रिश्ता हुआ तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ राग़िब होने लगा था, तुमसे जो मेरी महरम बन गई थी। निकाह के 2 बोलों ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए खुद ब खुद मोहब्बत पैदा कर दी। बेशक मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और लिबास इंसान को पर्दे में रखता है, उसके ऐब को भी छुपा लेता है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ये ऐब छुपा लूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ थामा। मैं पत्थर की बन गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब्दुल वाहिद का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था। मेरे दिल में अब्दुल वाहिद की मोहब्बत इमरान से कई गुना बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था, वो मुझे माफ़ कर चुका था। इमरान से दोस्ती भी ख़त्म कर चुका था। उसके बाद इमरान कभी घर नहीं आया हमारे, ना ही अब्दुल वाहिद ने कभी उसका जिक्र किया। मेरी शादी को 8 साल बीत चुके हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। अब्दुल वाहिद ने मुझसे कभी भी मेरे अतीत के हवाले से मुझे ताना नहीं दिया और मेरा ये हाल है कि मैं उसकी दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने महरम से की जाती है, क्योंकि वो आपको मोहब्बत के साथ इज़्ज़त भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज़्ज़त नहीं मांगता। खुदारा अपने महरम से मोहब्बत करें और गैर महरम की 4 मोहब्बत वाले जुमले से अपनी ज़िंदगी और अपनी इज़्ज़त को तबाह ना करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो चुका था, इसलिए मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा था। मेरी बीवी रोज़ दुल्हन की तरह तैयार होकर अलग कमरे में सोया करती और उसके कमरे से बड़ी ही रोमांटिक आहें भरी आवाज़ें आती। ये देखकर मुझसे सहन नहीं होता था। एक रात मैंने अपनी बीवी के कमरे में छुपकर देखा तो मेरी बीवी को मेरा ही मैनेजर बड़ी ज़ोर ज़ोर से, किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है, उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थीं। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल न थीं। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। ये सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीबो-गरीब सी आवाज़ें आती थीं कि जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वो दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता। उसके गीले बाल मेरी जान निकालने लगते थे जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वो कोई भी जवाब नहीं देती। बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नज़र मेरे बेजान पैरों पर डालती, जैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वो मुझसे मुंह से कुछ नहीं कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ़ वो मुझे देती थी, मेरे लिए वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। औरत का सजना संवरना बेमायने नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा।
चलने फिरने लगूंगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो गई थीं। ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी सच संवर कर दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी अच्छी जिंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से मुस्कान ने जमीन पर गिराया था। वो गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 10वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी भी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस मोहताज, दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारो। वो बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थीं, वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकली थी। उसकी आंखें उस समय न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थीं। वो गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। जोर से उस दरवाजे को बंद किया जिस कमरे में वो आजकल रहने लगी थी। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहरी तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थीं, वो सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उस बंद कमरे में और भी न जाने क्या क्या कर रहे थे। जब एक मर्द और औरत कमरे में तन्हा होते हैं तो इसके आगे का ख्याल सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि मैं आज उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्टल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अब भी हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। मैं कमरे के हॉल से झांक रहा था। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी पिस्टल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही। वो अपने होश उड़ा देने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी, मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह में सिगरेट का लंबा सा कश लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मिस मुस्कान, मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। मैंने अपनी गन चेयर पर टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती जिसकी उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कभी उन पेपरों पर जिन पर साइन करके वो मेरी पत्नी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और उस पर बेबस हो और मजबूर भी हो तो उसकी बेबसी से खेलने में मुझे और भी मज़ा आता था। इसलिए मैं जिस कदर मुस्कान की बेबसी से मज़ा उठा सकता था, उठा रहा था। उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मेरे अंदर अकड़ कर बैठा, मेरी अना को बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था। उस लड़की के लिए शायद ये फैसला करना बड़ा मुश्किल था। मैंने मुस्कान को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की जिंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसके गीले गुलाबी आंखें मेरे चैन चुरा रही थीं। फिर उसने कांपती आंखों से पेपर पर साइन कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है।
उसे भी 4 दिन अपने कमरे की शोभा बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज़ की तरह से फेंक दूंगा। मुस्कान के साथ मेरी शादी पहली शादी थी। इससे पहले मैंने जितना भी लड़कियों का इस्तेमाल किया था, बिना शादी के ही उनके साथ रातें रंगीन किया करता था और जब मन भर जाता था तो उन्हें छोड़ देता था। लेकिन मुस्कान से मेरी शादी एक शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मानी थी, तो मजबूरी में मैं भी उसकी शर्त मान ली थी। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजर जाएं, मगर मैं नहीं जानता था कि मुस्कान किस आफत का नाम है। वो कोई आम लड़की न थी, बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वो एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से मुस्कान के साइन किए हुए शादी के पेपर्स को उठाया था और अपना भी साइन कर दिया। मेरे ऑफिस के मेरे रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी की कार्यवाही की थी। अब वो हसीन सी लड़की मुस्कान चौधरी से मुस्कान डोगरा बन गई थी। वकास डोगरा की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए, जब तक मेरा उससे दिल नहीं भर जाता। मैंने एक गिरी हुई सी नज़र मुस्कान पर डाली थी। वो सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वो 20 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए थे। मैंने कहा, मुस्कान, ये चेक मेरे ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझ में इतना सब्र नहीं था कि उसके इंतज़ार में अपना टाइम बर्बाद करता। उसने पलटकर मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वो जिंदा भी बचेगा कि नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ, खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे विनती की थी, लेकिन मैं इतना रहमदिल नहीं था। अगर रहमदिल होता तो मुस्कान की मजबूरी का यूं फायदा न उठाता। मैं अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। और ये चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। और प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो। कब से मुझे इन पलों का इंतज़ार था। ये कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही। वो मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो जैसे कोई भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और उसके बहते आंसू देखकर बुझनी थी, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अय्याश टाइप का 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितनी मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज की कोई कमी न थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संगत के बाद भी मेरे दिल को भा जाती। मैं मुस्कान को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वो बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था, और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाउन दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती हैं। और आज मैंने उसे उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, सिर्फ 20 लाख के बदले। वो उस समय मेरी खरीदी गुलाम बन चुकी थी। जब तक कि मेरा दिल भरता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता तो मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 20 लाख का ही चेक दिया था, और बजाय उसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश हवास उड़ाकर रख दिए थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था।
میں چاہتا تو اسی رات اسے زبردستی اغوا کر کے بھی اپنے دل کی لگی آگ کو شانت کر سکتا تھا، لیکن نہیں، مجھے اس بے بس اور مجبور لڑکی کی بے بسی کو دیکھنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ خود میرے پاس روتے ہوئے مدد مانگتی ہوئی یہاں آئے، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر روئے، گڑ گڑائے، جب جا کے میرے دل کو سکون ملتا۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ آج میرے سامنے اسی نائٹی میں موجود تھی جس میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ نیٹ کی خوبصورت سی نائٹی اس کے بدن کی خوبصورتی کو چھلکا کر باہر آ گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی یہ حرکت دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے کہا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے خود کو مجھ سے چھپانے کا۔ اب تم میری بن چکی ہو اور میں تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میرا دل چاہے گا۔ میرے کہنے پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کہنے لگی، نفرت ہے مجھے تم جیسے امیر بگڑے ہوئے لڑکوں سے۔ تم نے صرف میرا شریر پایا ہے، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت بھری ہے۔ میں اپنے باپ کی جان بچانے کی خاطر خود کو تمہارے ہاتھوں بیچ چکی ہوں، یا یوں کہو کہ میں اپنی زندگی اپنے باپ کی خاطر داؤ پر لگا دی ہے۔ اس کی اتنی نفرت بھری باتیں سن کر میرے شریر میں آگ سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے کس کر اس کو اپنی باہوں کے شکنجے میں جکڑا تھا، اتنی زور سے کہ اس کی سسکی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھ سے چاہے کتنی بھی نفرت کرو، لیکن کچھ دن یا پھر یوں کہو کہ کچھ مہینے تو میں تم سے خوب ڈھیر سارا پیار کروں گا اور اپنے 20 لاکھ کی قیمت وصول کروں گا۔ اس کے بعد تم مجھ سے آزاد ہو۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے خوبصورت سے بدن کو چوم لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ سب کچھ پا لیا جس کی مجھے ضد تھی۔ مسکان میرے پاپا کے آفس میں کام کرنے والی ایک چھوٹی سی ورکر تھی جس کی تنخواہ بھی بہت کم تھی۔ ایک بار میں کسی کام کی وجہ سے اپنے پاپا کے آفس میں گیا اور ان سے کچھ ڈاکیومنٹ سائن کروا کر ان کے کمرے سے باہر نکل گیا کہ تبھی اچانک میری نظر مسکان پر پڑی، تو اس کے ہوش اڑانے والے حسن کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ بلیک کرتا، اس پر پنک کلر کا بڑا سا دوپٹہ شولڈر پر پھیلائے، وہ چپ چاپ سے کمپیوٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ میرے بس اچانک سے ہی نظر اس کی طرف اٹھی تھی، لیکن اس کے حسن کو دیکھ کر تو نظریں پلٹنا ہی بھول گیا تھا۔ شاید میری نظروں کی تپش کا اثر تھا کہ مسکان الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ عورتیں خود پر اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان جاتی ہیں اور یہ سکس سینس تو ان میں نیچرل ہوتا ہے۔ شاید اس لیے مسکان نے مجھے بڑی ناپسندیدہ نظروں سے گھورا تھا۔ میرے مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ میں کسی کام سے پاپا کے آفس میں آیا تھا، لیکن مسکان کی خوبصورتی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں واپس پاپا کے کیبن میں گیا۔ میں ان سے مسکان کے بارے میں پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگے کہ وہ کچھ ہی مہینے پہلے ان کے آفس میں کام کر رہی ہے، بہت ہی اچھی اور محنتی لڑکی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مسکان سے کہیں کہ وہ میرے آفس میں کام کر لے تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میرے پاپا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اور ویسے بھی پاپا میری کسی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ بس پاپا کو میری ایک ہی بات سے پرابلم رہتی تھی کہ میں زندگی میں میچیور کب ہوں گا۔ آئے دن لڑکیوں سے میری دوستی پر بھی پاپا سوال اٹھاتے رہتے تھے۔ میری ماں بھی چاہتی تھی کہ اب میں شادی کر کے سیٹل ہو جاؤں، لیکن میں شادی کے جھنجھٹوں میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آزادی سے کھل کر اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا ایک الگ سے فلیٹ لے رکھا تھا۔ زیادہ تر میں اپنی اسی فلیٹ میں رہتا تھا اور لڑکیوں کو بھی وہیں پر لے کر جاتا۔ ممی پاپا کے ساتھ بہت کم رہتا تھا۔ یوں مسکان کو میرے آفس میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں نے سب سے پہلے کام یہی کیا کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ وہ خوش ہو گئی تھی، لیکن اب تک اسے میرے ارادوں کی خبر نہیں تھی۔ اسے کام کرتے کچھ ہفتے گزرے تھے۔ میں اسے کسی بھی کام کے لیے کہتا تو وہ چپ چاپ وہ کام کر دیتی تھی، میرے کسی بھی بات کو نہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس نے پہلی بار میرے کام کے لیے نہ کہا کہ جب میں نے اس سے کہا کہ میرے آفس میں کام کرنے کے رول کچھ الگ ہیں۔ مجھے کام کرنے والی لڑکیوں کا لک ماڈرن چاہیے، اس لیے اگر تم یہ جو بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی ہو اسے اتار کر کچھ ماڈرن کپڑے پہن کر کام کرو تو اچھا ہوگا، اور اس کے لیے میں تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے کہا،
کہ मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं ये तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की खराब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर खुददारी के लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती हैं। अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्याश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का ये उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर उसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन मुस्कान से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने ये किया, क्या वो ऑफिस के टाइमिंग पर वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। मैंने कहा हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वो गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और ये भी कहा कि जब तक चाहूँ तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वो अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी और 20 लाख की रकम भी कम न थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो चेक और वो ड्रेस मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वो मुझ पर एक नफरत भरी नजरें डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। ये बात मेरे जैसे अय्याश आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से मुस्कान की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वो भी मुस्कान को अपने ऑफिस में नौकरी पर ना रखें। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैंने बस कह दिया वो लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मुस्कान को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे जिंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वो मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस मुस्कान, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं, तो अपनी शराफत और ये ख़ानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस से बाहर रख कर आइएगा। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, या जब तक तुम्हारा मन करे मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छुओगे। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद ही तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। उसके बात सुनकर मैं दंग रह गया था, और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। उसकी बात पर मैं जोर से हंसा था और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। खैर, ये शादी मुस्कान के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए ये कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। वो मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अय्याशी का सामान थी। आज वो लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में, मेरे बेड पर अब बेबसी के आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने कुछ ही दिन में तोड़ कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान परस्त इंसान इस कमजोर सी लड़की से अपनी बात मनवाकर बहुत ही शांत हो चुका था। मुस्कान का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वो अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुस्कान का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वो अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर न जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी तक नहीं उतरा था। इसलिए उसके घर से उसे वापस अपने फ्लैट पर ले आया।
اس بار اس کی آنکھوں میں میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ نفرت تھی، لیکن مجھے کہاں کسی بات کی پرواہ تھی۔ مجھے لگا بس کچھ دن کا خمار ہے، جیسے ہی مسکان کے حسن کا خمار میرے سر سے اترے گا، میں مسکان کے منہ پر طلاق نامہ مار کر اسے چلتا کر دوں گا۔ لیکن وہ تو کسی نشے کی طرح میرے اندر اترنے لگی تھی۔ ہر بار وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتی تھی، اتنی کہ میں کئی گھنٹے بس اسے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ حالانکہ مجھے آج تک مسکان سے بدلے میں محبت نہیں ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ جتنا میں اس کی سنگت میں رہتا، اتنی ہی وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا اداس چہرہ بھی مجھے لبھانے لگا تھا۔ ایک بار وہ بہت بیمار ہو گئی تھی اور تب میری جان پر بنی تھی۔ اسے بخار میں تپتے دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس سمے مجھ پر یہ خلاصہ ہوا کہ میں تو مسکان سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اس کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں رات بھر اس کی خاطر جاگتا رہا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے، لیکن اب بھی وہ میری پتنی تھی۔ ایک بار اس نے مجھے خود ہی پوچھ لیا کہ تم مجھے طلاق کب دو گے، کیونکہ یہ تو میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ دن یا پھر کچھ مہینے ہی رہوں گا۔ لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور میں نے اپنا یہ ارادہ اسے بتا دیا۔ میری بات سن کر اس نے نفرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزارنی، مجھے ہر صورت میں طلاق چاہیے۔ تم نے تو خود کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے کہا، مسکان، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں کب تم سے دل لگی کرتے کرتے تم سے دل لگا بیٹھا ہوں، اس لیے اب تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اب تمہارے بغیر جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلیز مسکان، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اور تم بھی میری محبت کو سویکار کر لو۔ تم جیسے یہاں رہ رہی ہو، رہتی رہو۔ لیکن وہ مجھ سے لڑنے لگی تھی، کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہونے لگی تھی۔ وہ میرے پیروں کو پکڑ کر بری طرح سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں بہت چاہا کہ اسے سمجھاؤں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجبوراً مجھے اسے ایک تھپڑ مارنا پڑا۔ میں نے کہا، آج کے بعد مجھے یہ بات مت کرنا، تم یوں ہی میرے ساتھ پوری زندگی رہو گی، سمجھی؟ میں یہ کہہ کر آفس کے لیے گھر سے نکل گیا۔ مسکان پر جو پاگل پن کا دوڑا پڑا تھا، اسے ہٹانے کے لیے مجھے اسے تھپڑ مارنا پڑا تھا۔ لیکن اب مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں مسکان پر ہاتھ کیسے اٹھایا۔ اس دن میں ٹینشن میں کار بھی بہت تیز چلا رہا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامنے آنے والی گاڑی سے اچانک سے میری ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری گاڑی کلا بازی کھا کر لڑک گئی تھی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا۔ میرے پاپا کے ساتھ مسکان بھی موجود تھی۔ اسی سمے میں اپنے پاپا کے سامنے مسکان کو اپنی پتنی سویکار کر لیا تھا۔ میرے پاپا یہ سن کر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن میں جس حالات میں پہنچ گیا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ میری دونوں ٹانگوں میں فریکچر ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے میری دونوں ٹانگوں پر پلاسٹر چڑھا دیا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کچھ مہینے تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ 1 ہفتے تک اسپتال میں رہنے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر کے بجائے میں مسکان کے ساتھ فلیٹ میں چلا گیا۔ وہ میرا خیال رکھ رہی تھی، اس کا رویہ بھی بدل چکا تھا، لیکن مجھے رات کو دوا دینے کے بعد میرے کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ پھر پوری رات وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ میں اس سمے اس قدر محتاج ہو چکا تھا کہ خود سے بیڈ سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سامنے کمرے میں تھی، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ رات کی خاموشی نے مجھے سامنے کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سمے کون تھا جو کمرے میں مسکان کے ساتھ موجود تھا؟ میرا جی بے حد گھبرانے لگا تھا۔ شاید میرا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا، کیونکہ اب مجھے روز ہی ایسی عجیب و غریب آواز آنے لگی تھی جو میرے لیے بہت ہی درد کا کارن بنتی جا رہی تھی۔ میرے آفس کے کام کے سلسلے میں مسکان ہی مجھے فائل سائن کر کے لیے دیتی تھی۔ میرے آفس کا مینیجر روز آتا تھا، جو بھی ضروری کام ہوتا اس سے گھر پر ہی ڈسکس کرتا تھا، اور پھر وہ چلا جاتا تھا۔ کافی ذمہ دار اور شریف لڑکا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آج وہی میری پتنی کے کمرے سے باہر نکلے گا۔ میں نے کہا، تم
वो कहने लगा, हाँ मैं। आज मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल मेरे सामने रख दी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है, और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मारने से भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं हैरत से मुस्कान को देख रहा था। मैंने कहा, मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी क्योंकि मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में ये नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज़ रिश्ता भी, क्योंकि नाजायज़ रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाहता था और बदले में तुम्हें लाखों देना चाहे थे। लेकिन तुमने अपनी शराफत को अपनी इज्जत की अहमियत दी थी, तो फिर आज क्यों गैर मर्द के साथ? मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने ज़मीन पर गिरी पिस्टल हाथ में ली और कांपते हाथों से मुस्कान को थमा दी। मुस्कान ने पिस्टल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगी थी। वो मैनेजर कहने लगा, मुस्कान मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया, मैंने और मुस्कान ने उसका बदला लिया है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए ड्रामा रचाया। ये सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने मुस्कान से अपने हर गलत रवैये की माफ़ी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज़्यादा होती है। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, वो मेरे घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर आज पहली बार मेरे अंदर सुकून उतर आया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।